हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग मॉडर्न फिजिक्स का एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है वेव पार्टिकल डुअलिटी, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कस किया था। उस टॉपिक में हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, रेडिएशन होता है, वो क्लासिकल थियरी से उसको कैसे ट्रीट करते हैं। क्लासिकल थियरी से उसको एज अ वेव ट्रीट करते हैं। लेकिन जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करते हैं तो हमने देखा कि जो क्लासिकल वेव थियरी थी वो इस रेडिएशन को और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। और वो क्यों हो रहा था? वो इसलिए हो रहा था कि वो हमने देखा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जो रेडिएशन है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक पार्टिकल थियरी है, एक क्वांटम थियरी है, जिस थियरी को किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने ये देखा कि वेव और पार्टिकल के बीच में एक डुअलिटी है, जिसको मैंने लास्ट लेक्चर में काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया था। तो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रेडिएशन, जिसको हम लोग जनरली वेव थियरी से एक्सप्लेन करते हैं, मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी से एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन हमने देखा कि अगर हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करना है तो हमें आइंस्टाइन की जो पार्टिकल थियरी ऑफ रेडिएशन या पार्टिकल थियरी ऑफ वेव है, उसका सहारा लेना पड़ेगा। अब हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है उसमें एनर्जी होती है, जिसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं। और आपने एस.सी. वर्मा का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला चैप्टर उसमें आपने देखा होगा कि एनर्जी और मोमेंटम ऑफ वेव में बहुत ही सिंपल सा रिलेशन होता है। उसको ऐसे लिखते हैं P इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई सी, दैट मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव is equal to energy of that wave divided by c, where c is the velocity of light या velocity of that particular wave। अब हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या देखा था? उसमें हमने देखा था कि एनर्जी को मैं लिख सकता हूँ h न्यू के टर्म्स में, क्योंकि ये आइंस्टाइन की थियरी यही कहती थी कि आप एनर्जी को लिखिए इज इक्वल टू h टाइम्स न्यू, वेयर h इज द प्लैंक कांस्टेंट एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। इसी को मैं लिख सकता हूँ एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा भी लिख सकता हूँ। तो इसका यूज करके दैट एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा अगर मैं लिखूं तो क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू ई बाई सी, तो मैं लिख दूं एच सी बाई लैम्डा, ये C यहाँ आ गया, तो इफेक्टिवली मैं लिख सकता हूँ P इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा। तो आप इसको अब ध्यान से देखिए, ये जो रिलेशन हमने प्रूव किया, ये अभी मैंने किसके लिए प्रूव किया है? ये मैंने प्रूव किया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए, या किसी भी तरह के वेव के लिए, रेडिएशन के लिए मैं ये लिख सकता हूँ कि मोमेंटम और वेव लेंथ में ये रिलेशन होता है, दैट P इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा, या आप इसको लिखें लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, दोनों सेम है। तो ये अभी मैंने प्रूव किया वेव के लिए, दैट वेव लेंथ इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई पी। इस रिलेशन को मैंने लिख दिया दैट वेव लेंथ दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। अब जो पूरा नेचर है, पूरा यूनिवर्स है, वो किस चीज़ का बना हुआ है? वो या तो रेडिएशन का बना हुआ है या मैटर का बना हुआ है। मैटर मतलब मास, जैसे ये मेरे पास ये पेन हो गया, ये लैपटॉप हो गया, ये कैमरा हो गया, दीज आर ऑल मास। मेरे चारों तरफ लाइट एनर्जी है, या कहीं से साउंड आ रही है, वो साउंड एनर्जी है, दे आर पार्ट ऑफ रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो पूरा जो यूनिवर्स है वो या तो रेडिएशन का बना हुआ है या मैटर का बना हुआ है। तो अब एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था डी ब्रॉगी, मैं अभी लिखूंगा, उसने ये गेस किया कि अगर सारा का सारा जो यूनिवर्स का रेडिएशन है उसके पास वेव प्रॉपर्टीज भी होती हैं और पार्टिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं, वो वेव नेचर को भी दिखाता है और पार्टिकल नेचर को भी दिखाता है। उसने सोचा, उस साइंटिस्ट ने, जब रेडिएशन जो है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो वेव प्रॉपर्टी भी दिखा रहा है, पार्टिकल प्रॉपर्टी भी एग्जिबिट कर रहा है, तो ऐसा क्यों ना हो कि जो मैटर भी है वो भी पार्टिकल प्रॉपर्टी भी दिखाए और वेव प्रॉपर्टी भी दिखाए। तो उसने सहारा किसका लिया? उसने सहारा लिया ग्रैंड सिमेट्री ऑफ नेचर। सिमेट्री ऑफ नेचर का मतलब क्या है कि उसने कहा कि नेचर में तो सब कुछ सिमेट्रिकल होता है, तो अगर इस नेचर में जो भी रेडिएशन है वो वेव प्रॉपर्टीज भी एग्जिबिट करती हैं, पार्टिकल प्रॉपर्टीज भी एग्जिबिट करती हैं, और नेचर में हमारे पास या तो रेडिएशन है या मैटर है, तो जो मैटर भी होगा वो सिमेट्री ऑफ नेचर के कारण उसको दोनों प्रॉपर्टी दिखानी चाहिए। और ये किसने दिया? लुई डी ब्रॉगे। इसका नाम प्रोनाउंस करने में कुछ लोग इसको डी ब्रॉगली बोलते हैं, लेकिन डी ब्रॉगली इज नॉट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है डी ब्रॉय। तो ये जो कंजेक्चर था, ये जो प्रोपोजिशन था, ये जो थियरी दिया, वो दिया लुई डी ब्रॉय ने। और उसने किसका सहारा लिया? उसने सिमेट्री ऑफ नेचर का सहारा लिया। उसने ये कहा कि जब
सारा रेडिएशन, वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लाइट वेव्स, अल्ट्रावायलेट रेज, उन सारे में वेव प्रॉपर्टी भी होती है, पार्टिकल प्रॉपर्टी भी होती है। तो कोई मैटर हुआ, कोई गोल्फ का बॉल है, कोई क्रिकेट बॉल है, कोई ये कैमरा है, ये पेन है, वो मैटर है, उसके पास भी क्या होना चाहिए, जनरली वो पार्टिकल प्रॉपर्टी तो दिखाएगा ही, जो मैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स में देखता हूँ, लेकिन साथ साथ वो क्या दिखाए, वो वेव प्रॉपर्टी भी दिखाए। तो ये था ग्रैंड सिमेट्री ऑफ नेचर। उसने प्रपोज ये किया कि जो भी मैटर हो, एक क्रिकेट का बॉल हो, ये लैपटॉप हो, ये पेन हो, कुछ भी आप दुनिया में जो भी मैटर है, एक इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, हर मैटर से एसोसिएटेड एक वेव होना चाहिए और उसका वेवलेंथ का फॉर्मूला एग्जैक्टली वही होगा, लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, जो हमने इस रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए यूज़ किया। तो डी ब्रॉय ने ये थियरी दी, लेकिन सिर्फ थियरी देना ही अपने आप में सफिशेंट नहीं होता है। पहली बात तो थियरी जो है वो आपकी लॉजिकल होनी चाहिए, उसका कुछ बेसिस होना चाहिए, साथ ही साथ इस थियरी का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी होना चाहिए। तो मैं आगे के स्लाइड्स में दिखाऊंगा कि डी ब्रॉय ने ये थियरी 1924 में दी, लेकिन 1927 एंड 28 में इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हुआ, तब जाकर फाइनली उसे इसी सेम थियरी के लिए, और ये थियरी उसने अपनी पीएचडी की जो थीसिस लिखी थी उसमें लिखा था, तब जाकर डी ब्रॉय को 1929 में नोबेल प्राइज दिया गया फॉर दिस थियरी। तो ये हुआ डी ब्रॉय का वेवलेंथ एसोसिएटेड विद ईच एंड एवरी मैटर, और इसी को कहते हैं वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि मैटर के साथ पार्टिकल तो है ही है, मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास बॉल है, उसका मास इतना है, मोमेंटम इतना है, काइनेटिक एनर्जी इतना है, पोटेंशियल एनर्जी इतना है, सब कुछ मैंने पार्टिकल थ्योरी से निकाला। कहाँ से? क्लासिकल मैकेनिक्स या न्यूटोनियन मैकेनिक्स से। साथ ही साथ डी ब्रॉय ने कहा कि उस मैटर से एसोसिएटेड एक वेव भी है और उसका वेवलेंथ ये है। ये लुई डी ब्रॉय है जिसने ये थियरी दी थी। इस टॉपिक पे जनरली जो आईआईटी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपको या तो एनर्जी दे दिया जाएगा किसी पार्टिकल का, या मोमेंटम दे दिया जाएगा, या 2 या 3 पार्टिकल दे दिया जाएगा, उसके वेवलेंथ को कंपेयर करने का क्वेश्चन आएगा। तो इसमें जनरली आप बहुत ही सिंपल सा बेसिक फॉर्मूला याद रखें कि एनर्जी इक्वल टू p²/2m, ये सभी लोग जानते हैं। और आपके क्वेश्चंस में कभी कभी ये दे दिया जाएगा कि उस चार्ज पार्टिकल को, सपोज वो इलेक्ट्रॉन है, तो आपने उसको v0 वोल्टेज से एक्सेलरेट किया है, तो ऑब्वियसली ये एनर्जी इक्वल टू ev0 हो जाएगा। और इससे आप p की वैल्यू यहाँ पे डाल दें तो लैम्डा इक्वल टू h/p फाइंड कर सकते हैं। तो ये 2-3 बहुत ही सिंपल बेसिक फॉर्मूले जो होते हैं जिससे आप इसके डी ब्रॉय के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं डी ब्रॉय वेवलेंथ के, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। पहला तो ये हो गया कि एनर्जी इक्वल टू p²/2m इक्वल टू e इंटू v0। अगर e आपका कोई इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन है जिसको मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ v0 वोल्टेज से, उसी को मैं लिख सकता हूँ इक्वल टू q टाइम्स v0। अगर हमारे पास एक q चार्ज है जिसको हमने v वोल्टेज से एक्सेलरेट किया तो उसकी एनर्जी कितनी होगी? एनर्जी इक्वल टू qv हो जाएगा। तो मोमेंटम क्या हो जाएगा? मोमेंटम इक्वल टू 2m टाइम्स e, इसको मैं लिख सकता हूँ 2m टाइम्स qv। अब मुझे लैम्डा फाइंड करना है तो लैम्डा इक्वल टू h/p, इसको मैं लिख दूँ h/this अंडर रूट। तो ये बेसिक फॉर्मूला है जिसको यूज करके आप 99% ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस डी ब्रॉय वेवलेंथ वाले चैप्टर का कर सकते हैं। उसी को मैंने यहाँ पे लिखा लैम्डा इक्वल टू h/p। इसको मैं ऊपर और नीचे c और c से मल्टीप्लाई कर दूँ तो देखिए क्या हो जाएगा, hc/2mc² ev0 अंडर रूट हो जाएगा। ये सिंपल सा एल्जेब्रा है। अब आप पूछेंगे कि ये c से मल्टीप्लाई करने से क्या फ़ायदा होगा? ये फ़ायदा होगा कि बहुत बार मैंने देखा है कि जो IIT JEE का न्यूमेरिकल्स होता है उसमें h का वैल्यू नहीं देकर आपको डायरेक्टली hc की वैल्यू दे दी जाती है। साथ ही साथ अगर आपको इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो kg के फॉर्म में नहीं देकर mc² के फॉर्म में दे दिया जाता है कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में। तो ये तो हो गया न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका। लेकिन ये डी ब्रॉय वेवलेंथ होता क्या है, और अगर होता भी है तो हमें दिखता क्यों नहीं है? सपोज मेरे पास ये पेन है, इसका कोई वेवलेंथ तो मुझे दिख नहीं रहा है। सपोज ये पेन किसी वेलोसिटी से v से मूव कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या इसमें कोई वेवलेंथ है छोटा छोटा, या कोई वेव है जो मैं देख नहीं पा रहा हूँ? और अगर मैं बहुत ही पावरफुल माइक्रोस्कोप लगा दूँ तो मैं देख सकता हूँ? क्या इस पेन के साथ या कोई बॉल है उसके साथ कोई एसोसिएटेड वेवलेंथ कुछ ऐसा होता है जो जिग 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 ऐसा वेव की तरह मूव कर रहा है जिसको मैं देख नहीं पा रहा हूँ? ये एक्चुअली है क्या चीज़? मैटर वेव। और इसको अगर है तो मैं इसको नेकेड आई से या किसी एक नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी मैं क्यों नहीं देख पाता हूँ?
तो ये सब जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपको इसकी थियरी को समझने के लिए, जिसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। तो पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि व्हाट इज दिस वेव एसोसिएटेड विथ मैटर। ये कहना बहुत आसान है कि मैटर है, हर मैटर के साथ एक एसोसिएटेड वेव होता है। तो वेव है क्या चीज़, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, वो मुझे क्या बता रहा है, उसको मैं क्यों नहीं देख पा रहा हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इट इज़ नॉट ऑब्जर्व्ड इन कॉमन मैक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशंस। अगर एक क्रिकेट का बॉल जा रहा है, मूव कर रहा है, तो उसके साथ जो वेव है मैं क्यों नहीं देख पा रहा हूँ। तो इन दो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं एक न्यूमेरिकल देखता हूँ। फाइंड द डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ अ 46 ग्राम गोल्फ बॉल विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। और उसी का सेकेंड पार्ट है ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 to the power 7 मीटर पर सेकेंड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लैम्डा इजकल टू h/p वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए, एक जो गोल्फ बॉल है उसका वेवलेंथ क्या है, 4.8 इंटू 10 टू द माइनस 34 मीटर। ये कितना छोटा है, 10 टू द पावर माइनस 34 मीटर्स। और ये छोटा क्यों हो रहा है, ये छोटा हो रहा है सब इस बदमाश के कारण, इस h के कारण, क्योंकि प्लैंक कांस्टेंट ही बहुत ही छोटा है। प्लैंक कांस्टेंट क्या है, 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड है। अब इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ निकालिए, तो इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ कुछ ठीक है, 10 टू द पावर माइनस 11 मीटर है। तो लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि या तो वो इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ हो या एक गोल्फ बॉल का वेवलेंथ हो, दोनों वेवलेंथ काफ़ी छोटा है। गोल्फ बॉल का तो खैर बहुत ही छोटा है, 10 टू द पावर माइनस 34 जाकर है। इलेक्ट्रॉन का फिर भी ठीक है, ये कुछ एंगस्ट्रॉन वगैरह में आ जा रहा है। तो वेवलेंथ छोटा होने से क्या प्रॉब्लम हो रही है, इससे प्रॉब्लम ये हो रही है कि मैं इस वेवलेंथ को ऑब्जर्व नहीं कर सकता हूँ, एक्सपेरिमेंटली इसके एग्जिस्टेंस को या इसको दिखा नहीं सकता हूँ। क्योंकि वेवलेंथ को ऑब्जर्व करने का क्या मतलब है, अगर सपोज मैं बोलता हूँ कि इस लाइट में येलो का वेवलेंथ कुछ 400 एंगस्ट्रॉन है या 600 एंगस्ट्रॉन है, कुछ भी है, जो भी है, रेड का या ब्लू का, तो उसको आप कैसे प्रूव करते हैं, उसको या तो आप इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट करते हैं या डिफ्रैक्शन करते हैं, और उसमें देखते हैं कि ब्राइट फ्रिंज कहाँ पे है, डार्क फ्रिंज कहाँ पे है, या डिफ्रैक्शन हुआ तो मैक्सिमा कहाँ बना, मिनिमा कहाँ बना, और उस मैक्सिमा या मिनिमा के बीच में डिस्टेंस को लैम्डा के टर्म्स में लिखते हैं, उससे आप लैम्डा फाइंड कर लेते हैं। आप लैम्डा को फिजिकली डिनोट करने के लिए, फिजिकली उसको एक्सपेरिमेंट में लैब में दिखाने के लिए आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, और वो एक्सपेरिमेंट जनरली इंटरफेरेंस का होगा या डिफ्रैक्शन का होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इन सब वेवलेंथ के कारण, कि ये वेवलेंथ इतना छोटा है कि अगर आप इसका एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे, डिफ्रैक्शन दिखाना चाहेंगे, इंटरफेरेंस दिखाना चाहेंगे, तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वेव ऑप्टिक्स का, कि अगर आपका वेवलेंथ जिस ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का रहेगा, आपका जो ग्रिड का जो विड्थ है या जो स्पेसिंग है उस इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट में, या जो ऑप्टिकल अपैरेटस में जो डायमेंशन है, वो इस लैम्डा के ही डायमेंशन के कंपेरेबल होना चाहिए। तो सपोज वेवलेंथ अगर 1 एंगस्ट्रॉन का है और आपने इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट किया और उसमें जो ये ओपनिंग है वो 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर का लिया, तो आप इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट को नहीं देख पाएंगे। तो देखिए अब सारा प्रॉब्लम क्या हो रहा है, प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ये वेवलेंथ ही इतना छोटा है, 10 टू द पावर माइनस 34, कि इसको दिखाने के लिए मुझे कोई ऑप्टिकल अपैरेटस या डायमेंशन मिल ही नहीं पाएगा। ये जो लैम्डा है इलेक्ट्रॉन वाला, ये फिर भी कुछ ठीक है, लेकिन ये एक नॉर्मल जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, जो एक सपोज एक गोल्फ बॉल हो गया, क्रिकेट का बॉल हो गया, ये मेरा पेन हो गया, इस पेन से एसोसिएटेड जो वेवलेंथ है, जो वेव सपोज सो कॉल्ड वेव जो निकलेगी या इससे एसोसिएटेड जो मैं वेव दिखाऊंगा, उस वेव का इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन दिखाने के लिए मेरे पास वैसा कोई एक्सपेरिमेंटल सेटअप आज की डेट में नहीं है। क्योंकि ये देखिए क्या है, 10 टू द पावर माइनस 34 मीटर जो है, ये जो न्यूक्लियस का डायमेंशन है उससे भी छोटा है। ये वाला जो है 10 टू द पावर माइनस 11, ये ऑलमोस्ट इंटर एटॉमिक डिस्टेंस या उस पर आ रहा है। तो इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ है, इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया, और इसको 1927 में डेविसन एंड जर्मर और एक दूसरे साइंटिस्ट थे थॉमसन, इन दोनों ने इंडिपेंडेंटली प्रूव किया। और जब ये इलेक्ट्रॉन वाला वेवलेंथ प्रूव हो गया, इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड वेव प्रूव हो गया, तब जाकर 1929 में डी ब्रॉय महाशय को नोबेल प्राइज मिला, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया किसी ने कि लैम्डा इक्वल टू h/mv, कि वेव फिनोमेनन आर ऑब्जर्व थ्रू इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। लेकिन फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ सच फिनोमेनन द डायमेंशन ऑफ द ऑप्टिकल सेटअप
शुड बी कंपेरेबल टू वेवलेंथ। एक्सपेरिमेंटल सेटअप में जो स्लिट की ओपनिंग होनी चाहिए जिसके थ्रू इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन हो रहा है, ये जो ओपनिंग है इसका डायमेंशन, इसको d लिखें या a लिखें, दिस शुड बी कंपेरेबल टू वेवलेंथ। अब प्रॉब्लम क्या होता है, वेवलेंथ इज वेरी वेरी स्मॉल फॉर कॉमन मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। Existence of waves associated with electron was experimentally proved by Davison and Germer in 1927 in USA and Thomson in UK। और इसके बाद क्या हुआ, आफ्टर दिस डी ब्रॉय गॉट नोबेल प्राइज। अब कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेश्चन आ सकता है या नहीं भी आ सकता है कि ये इतना छोटा जो वेवलेंथ हो गया, ये लैम्डा इक्वल टू h बाई एम वी एक गोल्फ बॉल का हुआ, वो ठीक है इसलिए हुआ कि h जो था वो बहुत ही छोटा था और ये मास भी था और वेलोसिटी भी यहाँ पे 30 मीटर पर सेकेंड है। तो अगर सपोज मैं वेलोसिटी को ज़ीरो कर दूँ या बिल्कुल नेग्लिजिबल कर दूँ तो ये हो सकता है कि लैम्डा मेरा बढ़ता जाए। सिंपल सा मैथमेटिक्स है। सपोज लैम्डा इक्वल टू h बाई एम वी है, मैं v को बिल्कुल छोटा कर दूँ या v को मैं ज़ीरो कर दूँ, v को मैं ज़ीरो कर दूँ तो लैम्डा तो मेरा इनफाइनाइट हो जाएगा, ये इतना छोटा रहेगा नहीं। तो वो क्यों नहीं मैं देख पा रहा हूँ कि लैम्डा एक मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का, गोल्फ बॉल का छोटा होता है। तो अगर मैं इसकी वेलोसिटी को भी कम करता जाऊं तो ऑब्वियसली ये लैम्डा बढ़ता जाएगा। तो हो सकता है कि मैं इतना बढ़ा दूं उसको कि मैं उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नेकेड आई से भी देख लूं कि ये मेरा पेन है, और सपोज ये पेन है, ये पेन तो स्टेशनरी है, नेकेड आई से मुझे दिख रहा है कि ये पेन स्टेशनरी है, इसकी वेलोसिटी 0 है, तो हो सकता है यहाँ पे लैम्डा तो कुछ होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए, एक बहुत बड़ा सा वेवलेंथ मुझे दिखना चाहिए। या सपोज मैं इसको बहुत ही हल्के से हिलाऊं 0.00001 मीटर पर सेकेंड से, तो हो सकता है लैम्डा यहाँ पे 10 मीटर का हो, तो इसके साथ मुझे एक 10 मीटर का वेव दिखना चाहिए, वो क्यों नहीं दिख रहा है। तो ये बहुत ही डीप क्वेश्चन है। अब इस तरह के क्वेश्चन जनरली बुक्स में नहीं पूछे जाते हैं, IIT में भी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जो काफ़ी इन्क्विजिटिव माइंड के, काफ़ी खोजी दिमाग के स्टूडेंट्स होंगे उनके माइंड में आ सकता है। तो आप सोचिए ये क्यों नहीं हो सकता। तो वो इसलिए नहीं हो सकता है कि ठीक है आपका ये जो पेन है ये तो स्टेशनरी है, बॉल स्टेशनरी है, लेकिन अल्टीमेटली अगर आपको वेवलेंथ निकालना है तो उसमें जो इंडिविजुअल एटम्स हैं, इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसका मोशन है, उसको कंसिडर करना पड़ेगा। और भले ही मैक्रोस्कोपिक मैं ऊपर से देख रहा हूँ तो इसकी वेलोसिटी मुझे 0 दिख रही है, लेकिन इस पेन में, या सपोज ये बॉल है, इस बॉल में हजारों, इस बॉल में बिलियंस ऑफ एटम्स हैं, और थर्मल एनर्जी के कारण, थर्मल वाइब्रेशन के कारण वो हल्का हल्का मोशन करते रहते हैं। तो इस वेलोसिटी को, इस वाले टर्म को आप चाह कर भी एक लिमिट से ज़्यादा नीचे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो इसलिए नहीं कर सकते हैं कि हो सकता है आपका बॉल जो है वो ओवरऑल तो स्टेशनरी दिख रहा है, लेकिन इस बॉल में बहुत सारे एटम्स होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे जो अपने थर्मल एनर्जी के कारण वाइब्रेट कर रहे हैं, उनका थर्मल मोशन हो रहा है, तो उनके पास इंडिविजुअली एक वेलोसिटी, एक स्पीड होगा। दूसरा पॉइंट ये ध्यान में रखिए कि एज इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, द वेव एंड पार्टिकल एस्पेक्ट कैन नेवर बी साइमल्टेनियसली ऑब्जर्व्ड। आप याद करिए मैंने जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात की थी उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बताया था कि कुछ एस्पेक्ट में, कुछ एक्सपेरिमेंट में वो वेव फिनोमेना दिखाता है, कुछ में वो पार्टिकल फिनोमेना दिखाता है, लेकिन साइमल्टेनियसली दोनों एक साथ कभी नहीं होता है। ठीक उसी तरह जब मैं मैटर की बात कर रहा हूँ, जब मैं क्रिकेट के बॉल की बात कर रहा हूँ, तो कुछ फिनोमेनन में तो वो पार्टिकल नेचर दिखाएगा, कुछ फिनोमेनन में वो क्लासिकल फिजिक्स, न्यूटोनियन मैकेनिक्स को ओबे करेगा, और कुछ में वो वेव वाले थियरी को ओबे करेगा। सो वी कैन नॉट से विच इज़ द करेक्ट डिस्क्रिप्शन। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई एक वेव भी कभी हो रहा है, कभी पार्टिकल भी हो रहा है, तो इसमें करेक्ट कौन सा है, तो इसमें करेक्ट और इनकरेक्ट वाली कोई बात है ही नहीं। In some aspects, a moving body exhibits wave properties, and in some aspects, it exhibits particle properties. एक इलेक्ट्रॉन है, कुछ एस्पेक्ट में हो सकता है कि वो एक पार्टिकल प्रॉपर्टी दिखा रहा हो, कि अगर मैंने उसको सपोज एक मैग्नेटिक फील्ड में डाला तो क्यू वी क्रॉस बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर हो गया, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, वो पार्टिकल प्रॉपर्टी दिखा रहा है। लेकिन जब मैंने डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट किया तो सेम इलेक्ट्रॉन वो क्या कर रहा है, एक वेव की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन साइमल्टेनियसली वो इलेक्ट्रॉन कभी नहीं करेगा कि मुझे पार्टिकल भी बनना है और वेव भी बनना है, ऐसा वो कभी नहीं बोलेगा। वो एक एक्सपेरिमेंट में या तो पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा
या वो वेव की तरह बिहेव करेगा। सो बोथ दिस डिस्क्रिप्शंस आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। साइमल्टेनियसली हेड और टेल दोनों कभी नहीं आता है एक कॉइन में। अगर आप एक कॉइन को टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। एक्सपेरिमेंट करेंगे तो या तो वेव प्रॉपर्टी को आप देखेंगे या पार्टिकल प्रॉपर्टी को देखेंगे। साइमल्टेनियसली दोनों प्रॉपर्टी को आप कभी नहीं आप पूछ सकते हैं कि इतना सब कुछ थियरी वगैरह पढ़ा दिया, अब इसे मैटर वेव इलेक्ट्रॉन वेव का कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है क्या भैया? बिल्कुल इसका एप्लीकेशन है। इट इज़ यूज इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और ये क्यों यूज़ कर सकते हैं? बिकॉज ऑफ वेरी वेरी लो वेवलेंथ ऑफ वेव एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैव वेरी वेरी हाई रेजोल्यूशन। क्योंकि आपका रेजोल्यूशन जो है वो डिपेंड करता है लैम्डा पे, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन वेवलेंथ जो है वो बहुत ही कम होता है, इसका रेजोल्यूशन हाई होता है। इट प्रोवाइड्स रेजोल्यूशन डाउन टू 1 नैनोमीटर एंड मैग्निफिकेशंस ऑफ 10 टू द पावर 6। तो ये एक एप्लीकेशन हो गया ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव और मैटर वेव। आपके दिमाग में ये बात आ तो रही है कि ये मैटर वेव होता क्या है? एक इलेक्ट्रॉन इतना बढ़िया सा देखने में लगता था, उससे वो वेव कैसे बन जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन एक लोकलाइज्ड पार्टिकल है, वो वेव बन के क्या वो स्मीयर आउट हो जाएगा? ये हो क्या रहा है? मैटर वेव क्या चीज है? ये क्वेश्चन जरूर आपके माइंड में आ रहा होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय द वेव एसोसिएटेड विद एवरी मैटर। इस वेव को मैं कैसे डिस्क्राइब करूं? ये कौन सा वेव है ये? जैसे अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करूं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ई होता है, उसी के परपेंडिकुलर एक बी होता है, और इन दोनों के परपेंडिकुलर एक डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन होता है। साउंड वेव में क्या होता है? कंप्रेशन होता है, रेयरफैक्शन होता है, प्रेशर बढ़ता है घटता है। कि साउंड वेव बहुत ही नीट एंड क्लीन वेव है। आप उसको देख सकते हैं कि प्रेशर कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, रेयरफैक्शन हो रहा है, जो मेरे कानों तक आ रही है और मैं उससे सुन रहा हूँ। मैं उसको फिजिकली डे टू डे लाइफ में उस वेव को, साउंड वेव को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। लाइट आ रही है मेरे पास, मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, उस लाइट के कारण मैं देख पा रहा हूँ। उसी तरह वेव ऑन स्ट्रिंग है, ऐसे ऐसे वेव ऑन स्ट्रिंग हो रहा है, तो मैं देख रहा हूँ कि जो स्ट्रिंग है उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो हर तरह के वेव में कुछ ना कुछ मुझे दिख रहा है। लेकिन ये मैटर वेव में क्या हो रहा है? अगर मैं इलेक्ट्रॉन को क्या माइक्रोस्कोप से देखूं तो क्या मुझे इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 हिलता हुआ दिखाई देगा? क्या होगा? उस मैटर वेव में होता क्या है? तो अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में हल्का सा इंट्रोडक्शन दूंगा। आप चाहें तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक को 10-15 मिनट का टॉपिक है, आप उसको छोड़ भी सकते हैं। लेकिन अगर आप फिजिक्स में थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड हैं, +2 लेवल से आगे फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं या IIT में जाएंगे, तो आप इस टॉपिक्स को देखिए। थोड़ा सा आपको एक बेसिक फ्लेवर मिलेगा क्वांटम मैकेनिक्स का, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है।